Hello students and welcome to today's online class of Dronas. Welcome to our YouTube channel of Dronas, and today I am Cecil Diwan, your general studies teacher. I brought today a new topic that is related to women issues and women empowerment. Okay, in this today's video I'll discuss you a question which is related to women issues. We know that in India there are many issues, there are many problems, many social atrocities through which a woman has to go through. Okay, but in this video actually we are going to focus on a particular aspect of women issues. Okay, we are going to discuss a question and its answer, because you see in the syllabus of ICDS it is women issues and empowerment. It is not just the empowerment. Okay, तुम अगर ICDS का सिलेबस देखोगे तो वहां पे तुम लोगों को मिलेगा वुमेन इश्यूज एंड एम्पावरमेंट. तो इश्यूज एंड एम्पावरमेंट सिर्फ एक पार्ट है और वुमेन इश्यूज उसका मेन हिस्सा है. ओके, तो आज का जो टॉपिक होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम वुमेन इश्यूज के एक एस्पेक्ट को के स्टडी करेंगे. बेसिकली ये क्वेश्चन ही होगा जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा उसके आंसर्स के बारे में जानेंगे. ओके, and all those students who are listening and watching this video, I'll request you to please like the button, share our video with your friends, subscribe to our channel, hit the like button, and keep following us on our YouTube channel and also at the same time our Facebook page too. So without any further delay, let's start our class. Okay, first of all I want to show you this question. I want to highlight you about the question, what is domestic violence? Okay, the question is, what is domestic violence? Discuss the nature of domestic violence against women in India. Okay, first of all let me clarify you two things. ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो पूछ रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, और उसके बाद पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो नेचर है वो कैसा है. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का नेचर कैसा है. क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि जो वायलेंस है वुमेन्स के अगेंस्ट में वो कैसा है. मींस डिस्कस द नेचर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. ओके, डिस्कस द नेचर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. दोनों के आंसर्स अलग होंगे. यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज डिस्कस द नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, और वहां पे होगा डिस्कस द नेचर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. ठीक है, तो दोनों के आंसर थोड़े से अलग होंगे, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना ये वुमेन वायलेंस का ही एक पार्ट है, नॉट द होल पार्ट, होल थिंग. इट इज जस्ट अ पार्ट. ये सिर्फ एक पार्ट है, तो हम सिर्फ उसी पार्ट को ही पढ़ रहे हैं, दैट व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिस्कस द नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. फाइन, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं. सबसे पहले देख लीजिए आंसर को. ठीक है, आंसर का जो इंट्रोडक्टरी वर्जन है. ठीक है, इसमें हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट हो यानी जो फॉर्मेट हो मार्किंग का वो पॉसिबली हो सकता है आइदर 3:7. हालांकि ऐसा होता नहीं, बट आई थिंक जो होगा वो होगा 4:6. ऐसा कुछ होगा, 4+6, और हो सकता है 2+8. ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं. Domestic violence can be defined to include any threatening, abusive or violent behavior in home, including between adult children and other adult family members. एक जनरल डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस का क्या हो सकता है, या डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम हिंदी में घरेलू हिंसा कहते हैं. इट कैन बी डिफाइंड टू इंक्लूड एनी थ्रेटनिंग, कोई भी ऐसा चीज जो हमें थ्रेटन करे, अब्यूसिव हो, वायलेंट हो बाय बिहेवियर, जिसका बिहेवियर बहुत ही आक्रामक हो घर में, इन होम. ठीक है, ऑफिस में नहीं, मार्केट प्लेस में नहीं, इन होम, घर में. इंक्लूडिंग बिटवीन एडल्ट चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं या फिर घर के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में भी हो सकता है ऐसे झगड़े, बड़े बुजुर्गों के बीच में भी हो सकता है ये झगड़े. ठीक है, हाउएवर मोस्ट पीपल यूज द टर्म टू मीन दैट दिस बिहेवियर इज यूज्ड बाय वन intimate partner to establish power and control over the other partner
थ्रू फियर एंड इंटिमिडेशन। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है हालांकि हाउएवर मोस्ट पीपल यूज द टर्म, जो मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब नॉर्मल तरीके से देखे तो लोग जो है ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो टर्म है ये कब इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस बिहेवियर इज यूज्ड बाय वन इंटीमेट पर्सन, मतलब कोई एक इंसान जो बहुत ही क्लोज हो, ठीक है, जो बहुत ही क्लोज हो किसी दूसरे इंसान से, टू एस्टेब्लिश पावर। और सपोज ये एक इंसान है, सपोज मैं इसे हस्बैंड कहता हूं और इसे वाइफ, ठीक है, मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, ये वाइफ है, ठीक है, ये हो गया हस्बैंड और ये हो गया वाइफ। तो जो हस्बैंड है, बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिहेवियर यूज्ड बाय वन इंटीमेट पर्सन। तो ये जो हस्बैंड है टू एस्टेब्लिश पावर, ये हस्बैंड अपने बीवी के ऊपर अपनी जो पावर है, अपनी जो ताकत है, एंड कंट्रोल ओवर द अदर पार्टनर थ्रू फियर एंड इंटिमिडेशन। ये जो हस्बैंड है ये अपने बीवी के ऊपर अपना अधिकार, अपना जो मर्दांगी जो मैनहुड है, अपना जो कंट्रोल है, अपना जो डोमिनेंस है, वो अपने वाइफ के ऊपर मतलब थोप रहा है, उसके ऊपर फोर्स कर रहा है। थ्रू व्हाट? थ्रू फियर एंड इंटिमिडेशन, मतलब डर और धमका के अपना जो कंट्रोल है हस्बैंड वो अपनी बीवी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बहुत ही एग्जांपल है, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि कोई एक ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड है, वो अपनी बीवी को कह रहा है जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम खाना नहीं खाओगी, समथिंग लाइक दैट। या फिर हो ऐसा कि सिर्फ मर्द ही इस घर में बाहर काम करेंगे, औरतों का सिर्फ काम है चूल्हा चौका संभालना और अपने पति की अपने पति की सेवा करना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसे जो एक बिहेवियर है, ऐसे जो स्पीचेस है, इससे क्या कर रहा है जो हस्बैंड है या फिर जो मेल पर्सन है एक फैमिली का, वो अपने मतलब पत्नी हो, चाहे वो वाइफ हो या फिर कोई दूसरा सदस्य, उसके ऊपर एक अथॉरिटी या फिर कह लीजिए एक डोमिनेंस थोपने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, देख लिए अंडरलाइन किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ all forms of violence against women on 20th December 1993। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि महिलाओं के प्रति जितने भी दुष्कर्म है या फिर महिलाओं के खिलाफ जो भी काम होते हैं उन सबको खत्म करना है। ठीक है, और ये जो प्रतिज्ञा, ये जो डिक्लेरेशन है, ये कब लिया गया था? 20 दिसंबर 1993 को लिया गया था। ठीक है, which recognized that violence against women is a manifestation of historically unequal power relation between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and prevention of full advancement of women। समझ लीजिए इस लाइन का क्या मतलब है। which recognize violence against women is a manifestation of historically unequal power relation। मतलब ये जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो अभी बातचीत चल रही है, या फिर हम जानते हैं कि वुमेन के खिलाफ बहुत सारे अन्याय होते हैं, ये अभी की स्थिति नहीं है। ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति, ये सदियों से होती हुई आ रही है और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकली मैनिफेस्टेशन, हिस्टोरिकली अनइक्वल पावर रिलेशन। इसका बहुत ही सिंपल सा है। सपोज सपोज मैं 1800 की बात करता हूं। एक आदमी है, ठीक है, उसने अपने वाइफ को पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है, उसको टॉर्चर करता है, उसको मतलब एक कठपुतली की तरह अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, इन दोनों का एक बेटा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना देता। इनका एक बेटा हुआ। अब बेटे ने पिता जो अपनी माँ के पिता, इस बच्चे का जो पिता है, और ये बच्चा जो देख रहा है कि इसका पिता जो इसके माँ के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, या फिर जिस तरीके से अपने बीवी को वो ट्रीट करता है,
ये बच्चा सीख गया। अब ये बच्चा जब आने वाले समय में अपने मतलब बीवी से किसी लड़की से शादी करेगा तो वो भी वही सेम चीज करेगा जो उसके पिता ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन दोनों का एक सपोज एक लड़का हुआ, ठीक है, वो लड़का भी वही चीज करेगा जो इसने सीखा है, क्योंकि इसने अपने पिता से सीखा है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक चेन बनता रहता है, एक चेन बनता रहता है सदियों से। इसलिए कहा जाए कि ये सदियों से होता हुआ आ रहा है। फाइन, हिस्टोरिकली अनइक्वल पावर रिलेशन। तो क्या है कि यहाँ पे जो मर्द है उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि ये सबसे पावरफुल है, और जो औरत है उन्हें बहुत ही मतलब कमजोर, वीक सेक्शन दिखाया जा रहा है। क्योंकि पति जो है वो हमेशा मारते, डांटते या फिर कुछ भी करते रहते, लेकिन पत्नी जो है वो चुपचाप उसे सहती रहती। मैटर ऑफ फैक्ट अगर देखोगे तो आज के जमाने में भी गांव में काफी सारे क्षेत्रों में जो माँ बाप है, लड़की के माँ बाप है, वो आज भी यही कहते हैं कि पति जो भी कहे, ससुराल वाले जो भी कहे, चुपचाप सहते रहना, कुछ कहना नहीं, वरना समाज में हमारी बदनामी होगी। दैट्स द फैक्ट। Okay, so unequal power relation between men and women which have led to domination over, तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इन्हीं सब ऑथोरिटी था, ये बाहर जाके काम कर सकते थे, पढ़ाई करने का जो प्रिविलेज था वो सिर्फ लड़कों को ही मिलता था। इस सदी में तो लड़कियों को तो कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है। मैं अगर 1900s की भी बात करूँ तब भी इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था वुमेन्स के लिए। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बाय मेन, मतलब मर्द बाहर चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन औरत को हमेशा घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रिवेंशन ऑफ द फुल एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, तो इसी तरीके से मर्द जात जो थे, जिसे हम पैट्रियार्किक सोसाइटी कहते हैं, मतलब मेल डोमिनेंस सोसाइटी, ये खुद को मतलब ताकतवर समझते थे, ये खुद को शक्तिशाली समझते थे, जबकि वुमेन्स जो थे ये कमजोर होते रहते थे। ये खुद को मेंटली भी ये खुद को कमजोर समझने लग गए थे कि आने वाली पीढ़ी में अगर मेरी बेटी हुई तो वो भी मेरे जैसी होगी, और अगर बेटा हुआ तो वो मेरे क्या कहते हैं पति जैसा होगा, और आने वाले समय में मेरा बेटा भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में फुल एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, जो वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर वुमेन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आर्टिकल 1, ठीक है, ये आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है, ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब ये जो डिक्लेरेशन इन्होंने किया था, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसी का आर्टिकल 1 है। डिफाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज फॉलोज, तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मीन्स एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा हरकत, कोई भी ऐसा काम जेंडर बेस्ड, ठीक है, मतलब एक पुरुष जो है वो महिला के खिलाफ कर रहा है, और इज लाइकली टू रिजल्ट इन, और ऐसे कुछ काम जिससे क्या हो सकता है, फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल, हम जिससे हम शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, संभोगिक या फिर मानसिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और सफरिंग टू अ वुमेन, और किसी भी और दूसरे तरीके के जो नुकसान है वो हम एक महिला को पहुंचा सकते हैं, इंक्लूडिंग थ्रेट्स, धमकी देके, सच एज एक्ट्स, मतलब सपोज हस्बैंड ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और उसके बाद कहा कि अगली बार से अगर मेरे मतलब मुझसे पूछे बगैर अगर कोई काम किया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा, समथिंग लाइक दैट। कोअर्शन और आर्बिट्ररी डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, मतलब मर्द बाहर जो कुछ भी करे वो चलेगा, लेकिन औरत को हमेशा सांस भी अगर लेना है तो वो भी अपने हस्बैंड से पूछ के लेना पड़ेगा कि क्या मैं इतने बजे सांस लूं, क्या मैं सांस लूं, ऐसी परिस्थिति, ठीक है। मतलब जो पति है उन्हें सारी आजादी, लेकिन जो महिला है स्पेशली शादी के वक्त उन्हें कोई ऐसी लिबर्टी नहीं। वेदर ऑकरिंग इन पब्लिक और इन प्राइवेट लाइफ, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का मतलब ये कि सपोज मैंने ये देखा भी है काफी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो काफी सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जो मर्द है, पुरुष है, वो आगे आगे चलते हैं और जो महिला है, बीवी, वो पीछे पीछे चलती है। कहा जाता है कि महिला जो है, बीवी जो है, वो अपने पति के साथ मतलब एक साथ नहीं चल सकती,
क्योंकि महिला जो है, जो बीवी है, उसका जो स्टेटस है वो लो है, ठीक है, वो तो पति की सेवा के लिए है, तो पति जो है वो आगे आगे चलेगा और बीवी जो है पीछे पीछे, ठीक है। तो ऐसे टाइप की भी सिचुएशंस है। अच्छा, पुलिस रिसर्च ब्यूरो, ठीक है, पुलिस रिसर्च ब्यूरो दिल्ली, पुलिस रिसर्च ब्यूरो दिल्ली जो है, इन्होंने क्या किया है, क्लासिफाइड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इनटू टू कैटेगरीज। महिलाओं के खिलाफ जितने भी मतलब शोषण होते हैं, जितने भी अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ जो कुछ भी काम होता है उसको दो हिस्सों में बांटा है, दो कैटेगरीज में। एक आता है क्राइम्स अंडर इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इसके बारे में आपने काफी सुना भी होगा। आईपीसी की धारा 304, 302 बहुत सारे आपने सुने होंगे, ठीक है। तो कुछ क्राइम्स जो बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही सीवियर क्राइम्स है, वो आते हैं इंडियन पेनल कोड के अंदर, ठीक है, आईपीसी। एंड नेक्स्ट वन इज क्राइम्स अंडर द लोकल एंड स्पेशल लॉस, और कुछ ऐसे क्राइम्स जो लोकल एंड स्पेशल लॉस के अंदर आते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। अंडर आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड 7 क्राइम्स आर इंक्लूडेड, 7 क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ होता है, विच आर दोज वायलेंस विच टेक्स प्लेस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। दोज आर रेप, एब्डक्शन मतलब किडनैप कर लेना, होमिसाइड फॉर दाउरी, होमिसाइड फॉर दाउरी का मतलब दहेज के लिए अपनी बीवी को मार देना, टॉर्चर, फिजिकल और मेंटल मतलब मेंटली उसे टॉर्चर करना, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो या फिर मेंटल हो, मॉलेस्टेशन, उससे मॉलेस्ट करना, ठीक है। ईव टीजिंग, ईव टीजिंग मतलब रास्तों पे जब लोग छेड़खानी करते हैं ना, वो छेड़खानी को कहा जाता है ईव टीजिंग, ठीक है। एंड इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स अप टू 21 years ऑफ एज, ये बहुत ही बुरी चीज है, इसे हम लोग एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। जो इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स है ना, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, मतलब लड़कियों की तस्करी, हिंदी में कहा जाता है लड़कियों की तस्करी। वो लड़कियां जिनकी उम्र 21 साल है या फिर 21 साल से कम है, ठीक है, उन लड़कियों की तस्करी करना, मतलब इधर से उधर बेचना, उधर से इधर लेकर आना, ये सब चीज। तो ये जो 7 क्राइम्स है, रेप, अब्डक्शन, होमिसाइड फॉर डाउरी, टॉर्चर एंड मेंटल फिजिकल मेंटल मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 21 years, ये सारे क्राइम्स को क्या है, नेशनल पुलिस ब्यूरो ने मतलब पुलिस रिसर्च ब्यूरो ने आईपीसी के अंडर में रखा हुआ है, इंडियन पेनल कोड के अंदर रखा हुआ है। Thus, any of that crimes that comes under domestic violence, हालांकि ये जो है ना होमिसाइड फॉर डाउरी, ये एक प्राइम कैटेगरी है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। एनी क्राइम दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी लॉ। तो ऐसा कोई भी क्राइम जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो होमिसाइड हो फॉर डाउरी, या फिर टॉर्चर हो, या फिर मोलेस्टेशन हो, या फिर रेप हो, मतलब परिवार के किसी दूसरे सदस्य के द्वारा जबरदस्ती रेप कर दिया गया हो, क्योंकि आप लोग न्यूज़ देखते ही है तो आपको पता है कि कितने घिनौने किस्म के क्राइम्स होते हैं वुमेन्स के खिलाफ। तो ये सारे के सारे जो भी क्राइम्स है डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में, इनका जो प्रोसिक्यूशन होगा वो आईपीसी लॉस के तहत होगा, ठीक है। मतलब आईपीसी इंडियन पेनल कोड में जितने भी प्रोसीडिंग्स है, जितने भी लॉस रेगुलेशंस है, उसके आधार पे ही कोर्ट कचहरी का जो है काम होता है, ठीक है। और आईपीसी के तहत ही जो मुजरिम है, ठीक है, जो कल्प्रिट है, उसको जो है सजा दिया जाता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा स्टार्टिंग से लेके अभी तक, ये हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ा, वायलेंस के बारे में भी पढ़ा। जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनका क्या डिफिनेशन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, और पुलिस रिसर्च ब्यूरो जो दिल्ली में है, उन्होंने क्या एक कैटेगराइज दिया है, उन्होंने क्या एक डेफिनेशन, हालांकि पुलिस रिसर्च ब्यूरो ने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी तक दिया नहीं, आज तक उन्होंने दिया नहीं, ऐसा कुछ डेफिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि वुमेन्स के खिलाफ कौन कौन से और कैसे कैसे टाइप के वायलेंस होते हैं, और उनको दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में बांट दिया है, क्राइम्स अंडर इंडियन पेनल कोड, क्राइम्स अंडर द लोकल एंड स्पेशल लॉस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को फिर से
रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अब नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले क्या आता है, इंडिया में किस तरीके का, किस प्रकार के जो है डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डाउरी डेट्स, डाउरी डेट्स मतलब दहेज के लिए मार देना। इसका एक और हो सकता है होमिसाइड, जिसको अभी कुछ देर पहले आपने यहाँ पे देखा होगा, होमिसाइड बोल के दिखा देता हूं, ये देख लीजिए बॉक्स में मैंने करके रखा हुआ है, ये होमिसाइड, ठीक है। तो ये भी एक चीज है डाउरी डेट्स। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं, समझते हैं ये क्या है, क्या चीज है। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, सो नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। सबसे पहले डाउरी डेट्स, डाउरी डेट्स में देखिए क्या कह रहा है, डाउरी डेट्स बाय वे ऑफ सुइसाइड, मतलब जो डेथ है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। बाय सुइसाइड, सुइसाइड बाय हरेस्ट वाइफ, चाहे वो जो महिला है, जो बीवी है, उसने खुदकुशी कर ली हो, और मर्डर बाय द ग्रीडी हस्बैंड, या फिर जो हस्बैंड है उसने जानबूझ के मार दिया हो दहेज के लिए, आइदर हस्बैंड ने मार दिया हो एंड इन लॉस, या फिर जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मार दिया हो। हैव इंडीड बिकम अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पेरेंट्स, लेजिस्लेचर, पुलिस, कोर्ट्स एंड सोसाइटी एज अ होल। अब ये जो डाउरी डेट्स की जो समस्या है ना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, जो लड़की वालों के जो परिवार है उनके लिए, जो मतलब सरकार के लिए, पुलिस वालों के लिए, कोर्ट के लिए, और जो हमारी जो समाज है इसके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, रिपोर्ट ऑफ एनआरसीबी, एनआरसीबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, एनआरसीबी, स्टेटेड दैट, इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, कुछ मतलब फीचर्स बताए हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिए। मिडिल क्लास वोमेन आर मोर प्रोन टू डाउरी डेट्स देन लोअर क्लास एंड अपर क्लास वोमेन। भारत में, इंडिया में जो मिडिल क्लास के, जो मध्यम वर्ग के जो महिलाएं हैं, वो लोग ये डाउरी डेट्स, ठीक है, दहेज के लिए जो मरते हैं महिलाएं, जो बीवियों के जो डेथ होते हैं, तो मिडिल क्लास वोमेन्स आर मोर प्रोन टू दोस डेट्स। जो मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के जो महिलाएं हैं, उनके जो ये डेथ केसेस है उनमें ज्यादा पाए जाते हैं। मध्यम वर्ग में महिलाओं के जो डेथ केसेस है दहेज के लिए, उसके जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस है, वो ज्यादा देखे जाते हैं देन लोअर क्लास एंड अपर क्लास वोमेन। जो लोअर क्लास, जो निचले वर्ग के जो महिलाएं हैं, जो निचले स्तर के जो महिलाएं हैं, देखिए हमारी सोसाइटी, जो समाज है, वो 3 वर्ग में बटा हुआ है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो लोअर क्लास में जो एकदम गरीब है, अपर मिडिल क्लास वाले बराबर के ठीक ठाक के, और अपर क्लास वाले रिच पीपल। तो अपर क्लास की महिलाएं, इनके साथ भी जो ये डाउरी डेथ के केसेस कम होते हैं। जो लोअर क्लास के जो महिलाएं हैं, इनके साथ भी डाउरी डेथ के जो केसेस है वो कम है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, इनके जो डाउरी डेथ के जो केसेस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 70% विक्टिम्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 21 to 24 ईयर्स। इसका मतलब है कि 70% जो विक्टिम है इस डाउरी डेथ केसेस में, इसमें 70% जो महिलाएं हैं वो 21 साल से 24 साल के उम्र के बीच में होते हैं। इसका मतलब जो नए नए लड़कियां हैं, जो नए नए महिलाएं हैं, जिनकी शादी होती है, रिसेंट नई शादी होती है, तो शादी के कुछ वर्ष के बाद से ही उन पे अत्याचार शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो डाउरी डेथ के जो केसेस है वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। Many forms of harassments are used by husbands and in-laws for dowry on young brides। मतलब दहेज पाने के लिए, to get the dowry from a bride, the husband and in-laws, in-laws मीन जो ससुराल वाले, ठीक है। तो husband और in-laws जो है ये बहुत तरीके के harassment करते हैं जो नई नवेली दुल्हन है, जिसे हम young brides कहते हैं, ठीक है।
बिफोर द एक्चुअल मर्डर टेक्स प्लेस। इसके पहले की जो नई नवेली दुल्हन है, जो जिनका नई नई शादी हुई है, वो लोग इसके पहले कि सुइसाइड करे या फिर उनका मर्डर हो, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले बहुत पहले से जो हस्बैंड है और उसके जो घर वाले हैं वो लड़कियों पे बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत हैरेसमेंट करते हैं। ये भी एक खुलासा हुआ है एनसीआरबी के रिपोर्ट में। और एट द एंड, एकदम लास्ट में आके जो लड़की है वो एकदम बेतहाशा होके वो या तो सुइसाइड कर लेती है हताश होके, या फिर उसका मर्डर हो जाता है। अब मर्डर क्यों? मर्डर से क्या होता है, तो फिर जो हस्बैंड है वो तो फिर एक और नई शादी कर सकता है और शायद नेक्स्ट टाइम जो शादी करे उसमें शायद अच्छा दहेज मिल जाए, इसलिए। नेक्स्ट, नो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द गर्ल एंड हर मर्डर कमिटेड फॉर डाउरी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़की जितनी भी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन द ब्राइड हैज, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हर मर्डर एंड हर एजुकेशन लेवल। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है उसमें और डाउरी के लिए जो उसका मर्डर हुआ है या फिर डाउरी के लिए जो उसको हैरेसमेंट किया जा रहा है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक अनपढ़ लड़की के साथ भी ये क्या कहते हैं हैरेसमेंट हो सकता है, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ भी ये चीज हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसके साथ हैरेसमेंट नहीं होगा, नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो क्योंकि वुमेन को अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैलाया जाए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो इश्यू है, अवेयरनेस अमंग वुमेन्स रिगार्डिंग देयर राइट्स, ये सब के बारे में उनको ज्यादा बताया जाए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वुमेन्स अपने जो अधिकार है या फिर अपने उनके विरोध में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में वो अवेयर जरूर हो रहे हैं, लेकिन और इससे शायद काफी हद तक शायद जो है जो केसेस है अत्याचार के वो कम हुए हो, शायद कम हुए हो। और वो कम भी कैसे, डायरेक्ट जो है वुमेन्स ने क्या किया, जो महिला है उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है, ठीक है, डिवोर्स ले लिया है और तब जाके जो ये डाउरी डेथ केसेस है वो कम हुआ है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लेवल होने के बावजूद वो जो महिला है, वो जो वुमेन है, वो जो वाइफ है, बीवी, वो अपने हस्बैंड के साथ ही है और हस्बैंड मतलब हस्बैंड को उसने बता दिया है कि अगर तुम मुझ पर अत्याचार करोगे तुम्हें क्या कहते हैं पुलिस को मतलब पुलिस को बता दूंगी। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इसके बावजूद भी क्या है, घर में अत्याचार होते रहते हैं, ठीक है, घर में अत्याचार, जो महिला के ऊपर जो अत्याचार है वो होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ फैमिली प्लेज अ क्रूशल रोल इन द ब्राइट बर्निंग केसेस। अच्छा, ये एक बहुत ही आम तो मैं नहीं बोलूंगा, ये एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए जो वुमेन स्टडीज करते हैं उनके लिए एक बहुत ही आम वर्ड होगा, जो ये बहुत ही अक्सर सुनते रहते हैं, ब्राइट बर्न केसेस। और ये आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि दहेज के लिए लड़की को जला के मार दिया गया, ब्रेकिंग न्यूज, लड़की को दहेज के लिए जला के मार दिया गया। तो ये जो चीज है, जो लड़कियों को दहेज के लिए जो मार दिया गया है, इसके पीछे का एक बहुत क्रूशल कारण क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फैमिली प्लेस। कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली प्लेस, इसका मतलब ये है कि जो लड़के वाले हैं, ठीक है, जो हस्बैंड का जो फैमिली है वो बहुत ही अग्रेसिव है, वो बहुत ही अग्रेसिव है, उन्हें हर हालत में जो है लड़की वालों से दहेज चाहिए, ठीक है, और उन्हें कानून का या फिर समाज का कोई डर नहीं, बस उन्हें अपने मतलब से मतलब उन्हें अपने मतलब से ही फर्क पड़ता है और वो ये काम करेंगे। दूसरा जो है क्या कहते हैं आपका वाइफ्स फैमिली, इनके फैमिली के कॉम्पोजिशन में भी एक फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं काफी हद तक अगर आप गांव में भी देखेंगे तो महिलाओं को तो पहले से ही सिखाया जाता है कि ससुराल में चुप रहना है, हमेशा पति के चरणों में उसकी सेवा करते हुए रहना है, कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। तो ये सब मानसिकता है, चाहे हस्बैंड को, जो लड़के को, उसको एक दूसरी मानसिकता दी जा रही है और वाइफ के फैमिली को एक और दूसरी टाइप की मानसिकता दी जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हस्बैंड और वाइफ मतलब जो लड़का लड़की इन दोनों की जो शादी होती है, ठीक है, तो क्योंकि हस्बैंड जो लड़का है उसके परिवार वाले उन्होंने तो डिसाइड करके ही रखा हुआ है कि उन्हें किसी भी हालत में लड़की वालों से पैसा चाहिए, और अगर लड़की वाले ने नहीं दिया तो जो परिवार वाले वो अपने ही बेटे को, ठीक
ठीक है, माता पिता अपने ही बेटे को बोलते हैं तो फिर लड़की को जला दे, और फिर ये ब्राइड बर्निंग के केसेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, सामाजिक तत्व और मानसिक तत्व, ठीक है, ऑफ द हस्बैंड फॉर हिज मेल एडजस्टेड बिहेवियर टुवर्ड हिज वाइफ। अब सोशियोलॉजिकल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, हम जो समाज में रहते हैं ये पैट्रियार्किक सोसाइटी है, इन द सोसाइटी वेयर वी लिव इट्स अ पैट्रियार्किक सोसाइटी, मींस पुरुष प्रधान समाज। यहाँ पे अब गांव में चले जाओ या फिर ऐसे क्षेत्रों में चले जाओ जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, वहां पे कहा ही जाता है कि महिलाओं को हमेशा अपने जूते के धूल के समान समझना चाहिए, बीवी को हमें कभी भी मतलब ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए, उसे हमेशा कंट्रोल कैसे किया जाए बीवी को ये एक सच्चे मर्द को करना आना चाहिए। पति जो है वो बाहर काम करे और पति जब घर में वापस आए तो बीवी उसकी सेवा करे, यही बीवी के एक सच्ची एक मतलब सच्चा जो है धर्म है। ये सब जो चीजें ये एक गांव में एक अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में एक लड़के को जो छोटा सा बच्चा है उसको बचपन से ही सिखाया जाता है और उसी चीज को सुनते 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 बड़ा होता है और फिर अपने अंदर वैसा ही पर्सनैलिटी और अपने दिमाग में भी वैसी ही सोच वो डेवलप कर लेता है। और आखिरी में जब वो किसी लड़की से शादी करता है और वो उसके बाद अपनी बीवी से जब वो उस लड़की को अपनी बीवी बना लेता है, शादी के कुछ महीनों के बाद वो अपनी बीवी से वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसे सिखाया गया है। और यही कि इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द हस्बैंड फॉर हिज मेल एडजस्टेड बिहेवियर टुवर्ड हिज वाइफ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाइफ बार्टरिंग। वाइफ बार्टरिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लो। वाइफ बार्टरिंग का मतलब है बीवी को मारना या फिर पीटना, ठीक है, नॉट बार्टरिंग, बार्टरिंग नहीं है, ठीक है, बार्टरिंग नहीं है, बैटरिंग है, ठीक है, वाइफ बैटरिंग। Violence against women in the context of marriage becomes more significant when a husband starts to beat his wife, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ जो मतलब जितने भी काम होते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है वो शादी के बाद से शुरू हो जाता है। लेकिन शादी के बाद कब से? जब उसका पति सबसे पहले अपनी बीवी पे हाथ उठाना शुरू करता है, उसे पीटना शुरू करता है, तभी से महिला के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है वो शुरू हो जाता है। The violence of bartering can range from slap and kicks to broken bones, tortures and even murder, impulsive और cold blood। जो वायलेंस है, जो मारने पीटने का काम है, इसका एक रेंज भी बताया जा रहा है। रेंज क्या है? शायद वो थप्पड़, एक थप्पड़ से हो, चाटे से हो, या फिर लात मार के हो, मतलब किक करके बीवी को इंजोर करना हो, या फिर उनके इतना जोर जोर से अपनी बीवी को मारा कि उनकी जो हड्डियां हैं वो टूट गई, या फिर उन्हें टॉर्चर किया जाए, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जाए, उन्हें कोसा जा रहा है, उन्हें कहा जाए कि अगर तुमने दहेज नहीं दिया तो तुम्हें मैं डाइवोर्स दे दूंगा और दूसरी बीवी से मैं मतलब दूसरी लड़की से मैं शादी कर लूंगा, या फिर फिजिकली भी उसे हैरेस किया जा रहा है, मॉलेस्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली भी उसका अब्यूज किया जा रहा है। एंड आखिरी में क्या होता है? मर्डर। मर्डर भी उसका हो जाता है। इंपल्सिव, इंपल्सिव का मतलब एकदम गुस्से में, अचानक, मतलब सपोज पति एक दिन आया, बहुत गुस्से में आया कि मुझे मेरी बीवी पे अपना गुस्सा उतारना है, और वो गुस्सा ऐसे उतारता है हड्डियां तोड़ के, टॉर्चर करके, फिर जैसे तैसे गुस्सा मतलब अपना उतारता है इंपल्सिवली, कि उस गुस्से को सहते सहते जो बीवी है उस हस्बैंड की वो मर जाती है। और ये उस पति को पता भी नहीं चलता। पति को पता कब चलता है? जब वो होश में आता है, ठीक है। तो गुस्से में किया हुआ कोई भी काम उसे इंपल्सिव कहा जाता है, ठीक है। तो मर्डर, इंपल्सिव, गुस्से में आके मर्डर करता है बीवी का, या फिर कोल्ड ब्लड, या फिर कोल्ड ब्लडेड का मतलब एकदम, मतलब धीरे से मतलब एकदम सोच समझ के, एकदम अच्छे से प्लान करके। अगर तुम लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो तो क्राइम पेट्रोल में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, तो काफी सारे डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे भी केसेस देखे होंगे जहां पे जो है पति जो है वो अपने बीवी को मारने के लिए पहले से एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। तो ऐसे प्लान करके जो अपनी बीवी को मारे उसे कहा जाता है कोल्ड ब्लड मर्डर, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में आता है।
सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइफ बैटरिंग इन इंडिया गिवन बाय एनआरसीबी। तो एनआरसीबी वही है, नेशनल रिपोर्ट्स ऑन क्या कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, एनसीआरबी, यहाँ पे एनआरसीबी हो गया, ये एनसीआरबी होगा, ठीक है, एनसीआरबी। ठीक, क्या कह रहे हैं ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहे हैं, क्या है वो, वाइफ्स अंडर द एज ऑफ 25 years हैव हायर विक्टिमाइजेशन रेट। जो महिलाएं 25 साल से कम है, मतलब जो यंग एज में जिनकी शादी होती है, उनके साथ ये मारधार का काम सबसे ज्यादा होता है। Wives younger to their husband more than 5 years have greater risk of being battered। जो महिलाएं अपने पति से 5 साल से ज्यादा उम्र की छोटी है, सपोज सोच लीजिए कि एक कोई पति है जो 40 साल का है और जो बीवी है वो 25 साल की या फिर 30 साल की, ठीक है, मतलब 5 साल से ज्यादा उम्र के पति के साथ शादी किया है, हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ बीइंग बाटर्ड। तो उनके साथ जो ये मारने पीटने का जो हादसा है ये और ज्यादा होता है। फैमिली साइज एंड कॉम्पोजिशन हैव लिटिल कोरिलेशन विथ वाइफ बाटरिंग। मतलब जो फैमिली साइज है, मतलब जो लड़के वालों के जो परिवार है उसमें कितने सदस्य रहते हैं और कैसे कैसे सदस्य रहते हैं, मतलब कौन कौन रहता है, ठीक है, इन सब का वाइफ बार्टरिंग के साथ बहुत ही कम कोरिलेशन है, ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा भी देखा गया कि घर में बहुत जन रहते हैं तो पति जो है घर वालों के सामने बीवी को नहीं पीटता, वो क्या है बीवी को घर में रूम के अंदर ले जाके उसको पीटता है, मारधार करता है, ऐसा भी देखा गया, ठीक है। तो ज्यादा कुछ कोरिलेशन नहीं है कि अगर परिवार छोटा होगा तो मारा पीटा ज्यादा जाएगा, या फिर परिवार अगर ज्यादा बड़ा होगा तो कम मारा पीटा जाएगा, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। The important cause of wife battering is sexual maladjustment, emotional disturbances, husband's inflated ego, alcoholism, etc। ठीक है, मतलब वाइफ को क्यों मारा पीटा जाता है, सेक्सुअल मैलएडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, अगर जो पति है उसको कोई मानसिक तनाव है, या फिर बीवी को है जो है तो बीवी ठीक से काम नहीं करी तो उसको पीटो, या फिर अगर पति का अगर कोई मानसिक तनाव है कि आज बॉस ने बाहर काम करा था ऑफिस में, बॉस ने पूरा सबके सामने इंसल्ट किया, तो उसका जो गुस्सा है वो हस्बैंड घर पे आके क्या करता है, बीवी पे उतार देता है। इन्फ्लेटेड हस्बैंड्स ईगो, इन्फ्लेटेड हस्बैंड्स ईगो मतलब जो हस्बैंड का जो ईगो है उसकी वजह से भी वो अपने बीवी को मारता है, और ये होता भी है। इसका एक बेस एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोगों को पता नहीं एक मूवी आया था, एक कॉमेडी मूवी, आमदनी अट्ठने खर्चा रुपया, जिसमें जो है 3 परिवार दिखाए गए थे मध्यम वर्ग के। वो 3 परिवार के जो पति है उनकी जो नौकरी है वो चली जाती है और पत्नी जो है वो बाहर काम करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पति है उनका जो ईगो है वो हर्ट होने लगता है, ठीक है, कि हम मर्द घर पे है और ये औरत जो है ये बाहर हमारी बीवियां काम कर रही है, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। तो उसमें जो थे एक कैरेक्टर थे जॉनी लीवर जी का, तो वो क्या करते थे, वो अपनी बीवी को इसी वजह से मारते पीटते थे, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है, हालांकि प्लीज उस मैं ये एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि वो एक कॉमेडी फिल्म ही था, ठीक है, विथ एन सटायर, विथ एन सोशल मैसेज। तो प्लीज कोई नेगेटिव सेंस में इस चीज को मत लेना, नेगेटिव एग्जाम्पल मत लेना इस चीज का, ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ। एंड एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब शराब पी के आके शराब के दूध में बीवी पे हाथ उठाना एक्सेट्रा, ये बहुत सारे कारण है बीवियों को मारने के। नेक्स्ट, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली अपनी बीवी को या फिर किसी को अब्यूज करना, ठीक है, घर के किसी सदस्य को अब्यूज करना। सेक्सुअल अब्यूज इज ऑफन प्रेजेंट अलोंग विथ फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज जो फिजिकल अब्यूज है, साथ ही साथ उसे मेंटली भी अब्यूज किया जाता है, इमोशनली अब्यूज किया जाता है घर की महिलाओं को। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द विक्टिम to describe sexual abuse that may be caused by threat of further harm or actually accompanied by physical force। सेक्सुअली ऐसे अब्यूज होने के बाद ना जो महिलाएं उनके लिए बहुत मतलब जो पीड़ित है उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने इस अत्याचार के बारे में किसी को कहे, क्योंकि अगर ये उन्होंने किसी को कहा तो उन्हें डर लगता है कि कहीं जो अत्याचार उन पे कर रहा है, चाहे वो पति हो या फिर कोई भी हो, घर का कोई सदस्य हो, वो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे उस पीड़िता को, ठीक है। मोस्ट ऑफ अ विक्टिम्स इज बुलिड इनटू कंप्लाइंग विद द अब्यूसर्स डिमांड टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्ट्स। ज्यादातर जो महिला है, जो पीड़िता है, वो क्या है,
वो उनको पहले बुली किया जाता है, मतलब उनको गुंडों की तरह उन्हें धमकी दिया जाता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट्स के लिए। और एट अ टाइम व्हेन शी इज नॉट फिजिकली फिट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी सच एज इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ सर्जरी और ड्यूरिंग इलनेस, या फिर जब जो महिलाएं है, जो घर की महिलाएं है, वो सेक्सुअली एक्टिव ना हो, सही शारीरिक रूप से वो तंदुरुस्त ना हो, शायद चाहे वो किसी बच्चे को जन्म देने के बाद हुई हो, या फिर उसका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर उनके जो क्या कहते हैं इलनेस, और जो उनकी शारीरिक बीमारियां होती है, जो महीनों में उनकी जो शारीरिक बीमारियां होती है, इन सब समस्याओं के बावजूद भी अगर महिला को जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी यानी शारीरिक संबंध के लिए अगर उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो उसे हम एक्चुअली सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। द शेम अ विक्टिम फील्स आफ्टरवर्ड्स फर्दर टाइज विथ हर बाटर, ठीक है। इन सब चीजों के बाद जो मतलब घृणा है, जो एक लज्जा की बात है एक महिला के लिए, ठीक है, कि वो अपने पति को खुश नहीं कर पा रही है, तो पति और क्या होता है, और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, डेटिंग वायलेंस, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है डेटिंग वायलेंस। डेटिंग वायलेंस रेफर्स वर्बल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वायलेंस। ये आप किसी को अपने वाणी से, अपने बोल से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिजिकली आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचाना, या फिर इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इसमें क्या है, विक्टिम इज फ्रीक्वेंटली डिनाइड फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज टू डेवलप वर्क। इसमें क्या है, जैसा मैंने कहा ना कि महिलाओं को बाहर काम नहीं करने दिया जाएगा, महिला को घर में ही काम करना है। अगर कोई महिला बाहर काम करना चाहती है, नहीं, उसे मारा पीटा जाता है, उसे अब्यूज किया जाता है, उसे धमकी दिया जाता है कि तुम घर में ही काम करो। दे मे बी डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन गोल अचीवमेंट, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, मतलब महिलाओं को घर में कोई अधिकार नहीं, जितने भी अधिकार है सब पुरुष के हैं। डिप्राइवेशन, महिलाओं को आज़ादी नहीं कोई अपनी तरीके से काम करने की, सिर्फ पुरुषों को है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन गोल अचीवमेंट, अगर महिला अपने जीवन में, अगर कोई बीवी अपने जीवन में, घर की दुल्हन अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहती है, तो उसमें भी रोक टोक दिया जाता है। विक्टिम्स में भी डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू गो टू स्कूल, ऐसे भी डेटिंग वायलेंस में कुछ ऐसे, ये हालांकि ये लाइन जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता है, ये डेटिंग वायलेंस में ही सिर्फ आता है, ठीक है। विक्टिम्स में भी डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू गो टू स्कूल्स और वर्क आउटसाइड होम्स, जैसा कि मैंने कहा। दे मे हैव लिटिल और नो एक्सेस और कंट्रोल ओवर फाइनेंस, ऐसे परिस्थितियों में जो महिलाएं हैं घर में, उनके ससुराल में, उनका जो है एक्सेस, नो एक्सेस और कंट्रोल ओवर फाइनेंस, जो पैसे है उन पे कोई उनका जो है कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जो हस्बैंड आया, आइदर हस्बैंड जो है वो जितने पैसे वो अपने पिता को दे देता है, फिर खुद के पास रख लेता है, या फिर अपनी माँ को दे देता है। हालांकि ये समझ में नहीं आता, जो पति है वो अपनी माँ को इतनी इज्जत देता है, जो खुद एक औरत है, लेकिन जिस औरत से उसने खुद शादी की है उस पर वो ऐसे अत्याचार करता है। ये किस तरीके की मानसिकता है हमारे समाज में, ये हम सब के लिए स्टूडेंट्स एक सोचने वाली बात है। चलिए, लास्ट जो पॉइंट है वो है वायलेंस अगेंस्ट विडो। अब जो महिलाएं हैं जो विवाहित है, मतलब जिन्होंने शादी कर ली, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ वायलेंस नहीं होता है। जो विडोर है, ठीक है, जो मतलब विधवा हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, उनके खिलाफ भी होते हैं। In India, young widows are more humiliated and harassed, exploited than the middle-aged widows. इंडिया में जो है, जो यंग विडो, ऐसी विधवाएं जो कम उम्र में उनके जो है विधवा हो गई, ठीक है, उनके हस्बैंड जो है वो कम उम्र में मर गए, तो उन महिलाओं को, उन विधवाओं को जो है ज्यादा ह्यूमिलेट, ज्यादा परेशान किया जाता है, उन्हें ज्यादा मतलब खराब नजरों से देखा जाता है, उन्हें ज्यादा हैरेस किया जाता है, ठीक है। बगैर जो मिडिल एज वोमेन है, या फिर वो महिलाएं जो मतलब क्या कहे 40 या फिर 50 साल की जो महिलाएं, इनके साथ ये सारी घटनाएं नहीं होती। ये सारे जो दुष्कर्म है, ये सारे जितने भी अन्याय है, ये इनके साथ उतने नहीं होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते जितने कि जो है उन विधवाओं से होते हैं जो कम उम्र के हैं, ठीक है। ऑर्डिनरीली
विडोज हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर हस्बैंड्स बिजनेस। जो विधवाएं हैं उन्हें अपने पति के बिजनेस के बारे में, उनके बैंक खातों के बारे में, फिर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, यहाँ तक कि वो काम काज क्या करते, कमाते कितने, कुछ भी नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि पति जो है वो अपने सैलरी तो बीवी को देते नहीं, वो तो आइदर अपने पास रखते हैं या फिर वो अपने माताश्री को दे देते हैं। तो बीवी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। Thus they are easy victims of fraudulent schemes fostered by unscrupulous members of the family who's trying to inherit the property। ऐसे समय में जो विधवा है ना, they are the easy victims, ये इन्हें easily हम victimize कर सकते हैं। इन्हें हम कुछ fraud schemes में हम बोलेंगे कि अब तो तुम्हारा पति तो मर गया, अब तुम अकेली इस घर में क्या करोगी, इससे बेहतर है कि हम तुम्हें 50,000 दे रहे हैं, तुम 50,000 लो और अपने क्या है अपने परिवार के पास वापस चले जाओ, अपने मायके वापस चले जाओ, वहां पे तुम अपने क्या कहते हैं अपने माता पिता उनकी देखभाल करना, और ये जो इतना बड़ा जो खाली घर है इसको मैं संभाल लूंगा, तुम कैसे अकेले संभाल पाओगी। और क्योंकि वो विधवा है, वो उतने पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं, और वो आसानी से मान भी जाती है ऐसे फ्रॉड स्कीम्स में, और वो क्या कहते हैं दस्तखत भी कर देते, साइन भी कर देते पेपर्स पे। हु इज ट्राइंग टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, इसी लाइन का यही मतलब है। Perpetrators of violence are mostly the members of the husband family। जो मतलब ऐसे लोग हैं जो वायलेंस करते हैं, जो घरेलू हिंसा करते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो हस्बैंड जो है हस्बैंड के फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। It has been seen that three main motives works behind domestic violence against widow in India। हमारे देश में, भारत देश में महिलाओं के खिलाफ जो है जो हिंसा मतलब जो हिंसा होते है, खासकर जो विधवाओं के खिलाफ जो हिंसाएं होती है विरुद्ध में, उसके 3 कारण हैं। एक क्या है, पावर ताकत, दूसरा है प्रॉपर्टी, और तीसरा है सेक्स प्रॉपर्टी इन मिडिल क्लास सेक्शन। मतलब जो मध्यम वर्ग है वहां पे पावर, प्रॉपर्टी एंड सेक्स प्रॉपर्टी के लिए जो है विधवाओं का उनका वो क्या मॉलेस्टेशन उन्हें किया जाता है, उन्हें अब्यूज किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हरेस किया जाता है। ठीक है, मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में। एंड सेक्स प्रॉपर्टी मेनली इन लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल। जबकि सेक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से सिर्फ मतलब क्या विधवा है तो इसके पास तो इसका तो कोई पति ही नहीं है, तो हम चाहे तो इसकी जितनी बार इसका क्या कहते हैं सेक्सुअल इसे अब्यूज कर ले, ये तो अब किसी को बताया कि नहीं, क्योंकि इसका मर्द ही तो अभी नहीं रहा। ऐसी सोच, ऐसी विकृत सोच रख के जो विधवाओं के खिलाफ विरुद्ध में जितने भी मतलब हिंसाएं होती है वो क्या है, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वो लोग करते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो पावर, प्रॉपर्टी एंड सेक्स प्रॉपर्टी, इन 3 चीजों के लिए जो है विधवाओं का शोषण करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आंसर को आपके सवाल का कि व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिस्कस द नेचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, इसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस और उनका क्या नेचर है, हमारे भारत देश में डोमेस्टिक वायलेंस का क्या नेचर है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस अप टू डेट चाहते हैं तो हमारे जो बेल आइकन है हमारे यूट्यूब चैनल के, उसको क्लिक कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, हम इसके जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट टाइम एक और नए क्लास में एक और वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन इश्यूज रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।